नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ सिमरन। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत अपने बेबाक बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। आए दिन केंद्र में मौजूद भाजपा सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक लेख लिखा था, जिसको लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनका यह लेख लिखना भाजपा को काफी नागवार गुजरा है। इसको लेकर भाजपा नेता ने सांसद संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। मामला साफ, जो भी भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी से अपने हक की मांग करता है या देश के इस हालात पर सवाल करता है, उस पर मुकदमा ही लगाया जाता है। ये देश स्वतंत्र हो तो है, लेकिन बोलने की आजादी खत्म होती जा रही है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत के खिलाफ यवतमाल के उमरखेड़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी के यवतमाल के संयोजक नितिन भुटाडा ने पुलिस से की गई शिकायत में आरोप लगाया है। दरअसल सामना में 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लेख लिखा गया था। इसकी वजह से राउत के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और अन्य अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, जाति, जन्मस्थल, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 505(2) समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या फिर द्वेष पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान और 124A देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया। पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक लेख का दावा शिकायतकर्ता ने किया है। बता दें कि संजय राउत ने सामना में प्रकाशित साप्ताहिक स्तंभ रोक-टोक में प्रधानमंत्री मोदी पर बेबुनियाद और हास्यास्पद आरोप लगाते हुए लिखा था कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान से शॉर्टकट करके देश में हमला भी करवा सकती है। इसके जरिए राउत ने देश की छवि खराब करने की कोशिश की। कांग्रेस की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए राउत ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में जब डाक मतपत्रों की गिनती हो रही थी, तब कांग्रेस 199 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम से गिनती शुरू होते ही परिस्थितियां बदल गईं। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए लिखा था कि अगर गांधी परिवार के नजदीकी लोग प्रधानमंत्री मोदी के अनुकूल राजनीति करते रहेंगे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व किया था। उन्होंने लिखा कि मोदी जी का जादू 3 राज्यों में काम आया, लेकिन ये तेलंगाना में नहीं चला। आगे उन्होंने लिखा कि ये भ्रम है कि कांग्रेस मोदी जी को हरा नहीं सकती। उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव का संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्व में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हराया है। अब इस लेख के आते ही भाजपा के खेमे में आग सी लग गई और इतना ही नहीं, संजय राउत के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। हालांकि इस मामले पर संजय राउत ने जवाब दिया। सामना में पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक लेख के लिए अपने खिलाफ दर्ज मामले पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, हम पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कुछ दिन पहले पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी की थी, क्या उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा? अमित शाह ने क्या कहा देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ, देखिए इस वीडियो में। नेहरू जी न होते तो शायद ये बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं। इस तरह से कहा। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो आजादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं, उनको मालूम होगा हैदराबाद में इससे भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या जवाहरलाल जी गए थे? क्या मान्यवर जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते। मान्यवर, दूसरा, विलय लेट क्यों हुआ? सारे लोग जानते हैं साहब, इतिहास को 1000 फुट नीचे दफन कर दो, वो ऐसा बीज है जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई बाहर आ जाती है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को
किसी एक व्यक्ति को विशेष स्थान देने का आग्रह था, शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था। इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर 370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ना जोधपुर में है, ना जूनागढ़ में है, ना हैदराबाद में है, ना लक्षद्वीप में है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है और कई नेता बयान देते हैं। अगर लोग ऐसे ही केस दर्ज करवाएंगे तो फिर उन्हें ये कहने का अधिकार नहीं है कि उन्होंने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सामना से भाजपा के नेता पर हमला बोला गया हो, बल्कि अक्सर सामना में ऐसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। इसके बाद संजय राउत ने जमकर घेरा था। सामना में कहा गया था कि बेईमानों की सरकार बचाना संविधान की रक्षा करना नहीं बल्कि देश के साथ विश्वासघात करने जैसा है। देश को चलाने के लिए मोदी और शाह ने उनके लिए स्वतंत्र पर्सनल लॉ बनाया होगा और नार्वेकर ट्रिब्यूनल इसी लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। संपादकीय में आगे लिखा गया कि पिछले 9 सालों में संसद की संप्रभुता सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गई है। मोदी और शाह जो कहेंगे वही संप्रभुता है। राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए शिवसेना ने कहा कि नार्वेकर कहते हैं कि मैं संविधान के मानने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के उनके बर्ताव को देखकर लगता है कि उनका संविधान में से कोई भी लेना देना है ही नहीं। संविधान के 10वें शेड्यूल के अनुसार शिवसेना से फूटे 40 विधायक अपात्र हो रहे हैं और ऐसा स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने के बावजूद नार्वेकर संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को ना मानना सिर्फ मनमानी ही नहीं बल्कि दिमागी संतुलन बिगड़ जाने की निशानी है। बेईमानों की सरकार बचाना ये संविधान की रक्षा नहीं बल्कि देश के साथ विश्वासघात है। नार्वेकर ट्रिब्यूनल को कानून की समझ नहीं होने के साथ साथ वो किसी जिहादी की तरह बर्ताव कर रहे हैं। देश चलाने के लिए मोदी शाह ने उनके स्वतंत्र पर्सनल लॉ उनके लिए बनाया होगा और नार्वेकर ट्रिब्यूनल इसी पर्सनल लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष किसी दल का नहीं होता, वो संप्रभु होता है। फिर ऐसे में नार्वेकर ट्रिब्यूनल बार बार दिल्ली जाकर बीजेपी नेताओं से क्यों मुलाकात करते रहते हैं? महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल वाली जिम्मेदारी तो निभा ही नहीं रहे बल्कि दूसरी ही राजनीतिक खलबली मचाकर चोरों की तरफ सरकार को संरक्षण दे रहे हैं। ये विधानमंडल की संप्रभुता ना होकर के एक प्रकार से अप्रतिष्ठा ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें फटकार लगाई है, लेकिन बावजूद इसके ये महाशय अपनी हेकड़ी छोड़ नहीं रहे हैं। ये एक गलत संकेत है। बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो चुका है। दरअसल शिवसेना गुट के नेता राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर ठाकरे और राउत ने आरोप मुक्त याचिका दायर की थी। राहुल शेवाले ने सामना मुखपत्र के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ अपमानजनक लेख छापने को लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है। राहुल शेवाले ने इसी साल जनवरी में शिकायत दायर की थी, जिसमें उन्होंने 29 दिसंबर 2022 को प्रकाशित राहुल शेवाले का कराची में होटल रियल एस्टेट व्यवसाय है शीर्षक वाले लेखों पर आपत्ति जताई थी। राहुल शेवाले ने अपनी याचिका में कहा था कि उस लेख में लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और उसका खंडन करते हैं। उन्होंने याचिका में स्पष्ट किया था कि आम जनता के सामने उनकी छवि धूमिल करने की साजिश है। उन्होंने लेख को मनगढ़ंत कहानी और निराधार बताया था। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो टिप्पणी की है, इसके लिए संजय राउत पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। हालांकि इस मामले के सामने आते ही विपक्ष भाजपा पर हमलावर हो गई है और इसी मामले को लेकर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी तानाशाही हो गई है कि कोई भी इनके खिलाफ बोले तो उन पर केस दर्ज कर दिया जाता है, कोई भी इनके खिलाफ मुद्दे उठाए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ईडी, सीबीआई, आईटी को हथियार बनाया जा रहा है, विपक्ष को चुप कराने का काम किया जा रहा है। पीएम के खिलाफ लीक के लिए संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये सरकार इतनी मैं मानती हूँ डिक्टेटोरियल हो गई है, हिटलर शाही हो गया है कि कोई भी इनके खिलाफ बोले तो उनपे केस दर्ज कर दिए जाते हैं।
कोई भी इनके खिलाफ इश्यूज उठाए तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। ईडी, आईटी, सीपीआई को वेपनाइज किया गया है। अब तो पार्लियामेंट कमिटीज को भी वेपनाइज कर करके विपक्ष को चुप कराने का काम कर रहे हैं। पर सामना हमेशा प्रखरता से बोलता आया है। सामना का एडिटोरियल जनता को आईना दिखाने वाला है, सरकारों को आईना दिखाने वाला है। वो काम हम करते आए हैं, करते रहेंगे और ऐसे कंप्लेन से हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है वो काम हम करते आए हैं और करते रहेंगे, ऐसी शिकायतों से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर विपक्ष एक्शन मोड में है। हालांकि अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहे 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।